मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो कैसे बनता है उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। Na सोडियम होता है और Cl होता है क्लोरीन। Na का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 और Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ओके, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ए इलेक्ट्रॉन होता है और इसके क्लोरीन के वैलेंट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लास्ट शेल में कितने होते हैं, एक होते हैं, एक डॉट से हम शो कर सकते हैं। और इसी तरह क्लोरीन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, तो इसलिए इसे हम क्रॉस से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट, ये हो गए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गए सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और उसे 7 की ज़रूरत है, लेकिन 7 लगने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए वो क्या करेगा, एक को ईजिली लूज़ कर देगा और ये लूज़ करेगा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन को दे देगा। ऑलराइट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया क्लोरीन के पास। जो भी ये इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है और लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है और ये बनाएगा आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये है सोडियम, ये Na पॉजिटिव है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बचा यहाँ पे 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया अलग से। जो इलेक्ट्रॉन होगा अलग से मतलब नेगेटिव होगा चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जो आ गया ये कहाँ पर जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा उसका वैलेंस शेल, 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरीन नेगेटिव, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 288। ऑलराइट, और इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बोरो किया है सोडियम से। जो भी लेगा वो नेगेटिव है, जो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शंस में। एल्यूमिनियम और क्लोराइड कैसे बनता है। एल्यूमिनियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। ऑलराइट, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 12 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पहले ही पता है 287। तो इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम में क्योंकि ये लास्ट में वैलेंस शेल में 2 है तो इसके वैलेंस शेल में 2 डॉट हम बना लेंगे। ठीक है, और Cl में हम 7 है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन से, तो उसमें हम क्रॉस में शो करेंगे, 7 क्रॉसेस हम बना लेंगे यहाँ पे। ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के। अब जो एल्यूमिनियम है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, एक और क्लोरीन होगा उसको दे देगा। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो हमेशा 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। ये दूसरा क्लोरीन है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे देगा, तो ये हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा 2+, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है इसलिए 2+, और क्योंकि क्लोरीन ने लिया है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, इसलिए इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से इक्वेशन हम देख लेंगे, Al यानी कि एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 282, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद हो जाएगा 28 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। ऑलराइट, अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेगा जैसा हमने पहले देखा था, उसके साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन के साथ 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसका एक हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 288। ये इसका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ और ये Cl माइनस हुआ क्योंकि ये इसने बोरो किया है। ऑलराइट, तो ये AlCl2 हो जाएगा। मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शंस में जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड्स हैं उसको हम देखने के लिए प्रॉपर्टीज़ हम देख लेंगे। सबसे पहला है फिजिकल नेचर। ये कैसे होते हैं, दे आर सॉलिड एंड हार्ड एंड जनरली ब्रिटल।
जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होने के साथ साथ वो ब्रिटल होते हैं, यानी कि ईजिली दे आर ब्रेकेबल। जिस तरह से मार्बल्स होते हैं वो हार्ड तो होते हैं, लेकिन अगर उसको हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो बहुत आसानी से वो ब्रेक हो जाता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ वैसे ही होती है, इवन दो दे आर हार्ड दे आर ऑल्सो ब्रिटल, दे आर ईजिली ब्रेकेबल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, दोनों बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में घुल तो जाते हैं, सॉल्युबल तो हो जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे कंपाउंड्स होते हैं उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कंडक्ट करने का मतलब है कि ये गुड कंडक्टर है, और कंडक्टर करने का ना करने का मतलब दे आर बैड कंडक्ट। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सोल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अगर ये पिघले हुए कंडीशन में है या ये तरल पदार्थ में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर पिघले हुए हैं और सोल्यूशन फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में और सोल्यूशन फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिसिटी को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में है, अगर सख्त है वो लोग, तो वो बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टॉपिक है चैप्टर में अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल्स हमको कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, इसको समझना है। मिनरल्स, द एलिमेंट और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, मेटल्स ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट्स होते हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, उसे हम कहते हैं मिनरल्स, ओर्स। नेक्स्ट है ओर्स, minerals that contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called ores. ores जो होते हैं वो ऐसे minerals होते हैं जिनमें metal present होता है। ठीक है, ऐसे minerals जिसमें metal present होता है और उस metal को हम बहुत आसानी से और बहुत फ़ायदे के साथ प्रॉफिटेबली हम उसको निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके अपने फ़ायदे के लिए, उसे हम कहते हैं ओर्स। नेक्स्ट है इसमें गैंग। ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंग। ठीक है, जो ओर्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसी बहुत बड़ी मात्रा में कंटेमिनेशंस होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि रेत या मिट्टी। जब हमें अर्थ क्रस्ट से कुछ भी मिलता है उससे रेत और मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है, तो इस इम्प्योरिटीज़, जो ऐसी इम्प्योरिटीज़ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं मिलती है, ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं गैंग। ओके, ये हमें किस में मिलता है? ओर प्लस गैंग। ठीक है, यूजुअली ऐसे ही मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। जो भी ओर्स होते हैं उससे हम मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, तो उससे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। स्टेप 1 में है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ओर है हमारा उसे हम इस लायक बनाएंगे, इस योग्य बनाएंगे कि उसमें हमें मेटल निकाल सके। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओर जो है वो अकेला नहीं होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली रहती है। जैसे हमने देखा था पिछले उसमें, गैंग भी होता है उसमें, ओर के साथ साथ गैंग भी प्रेजेंट होते हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, सॉइल या सैंड। इस इम्प्योरिटी को हमको अलग करना पड़ता है, यानी कि गैंग जो है उससे हमको निकाल देना पड़ता है, उससे बचेगा ओर, और इसी ओर से हम मेटल्स को निकालते हैं। ठीक है, जब हम मेटल्स मिल जाते हैं उसके बाद हमको रिफाइनिंग करनी पड़ती है मेटल्स की। ये 3 स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हमको मेटल्स फाइनली मिलती है। यानी कि लास्ट स्टेप होता है मेटल को बिल्कुल प्योरीफाई कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, तब जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको और एलैबोरेटली हम समझेंगे। सबसे पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स।
उसमें होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैंग को ओर्स से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं उसको। गैंग यानी कि इम्प्योरिटीज़ को हटा देना पड़ता है। नेचर से हमें क्या मिलता है, ओर प्लस गैंग मिलता है, तो ओर में से गैंग को जो हटाना होता है उसी प्रोसेस को हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहते हैं। और ये किस तरह से किया जाता है, ये कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दीज टेक्निक्स और मेथड्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। यहाँ पर हम इन प्रोसेसेस के थ्रू ओर्स को एनरिच करते हैं, यानी कि गैंग को रिमूव करते हैं। फर्स्ट हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकेंड मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन और लास्ट है केमिकल सेपरेशन या जिसको लीचिंग भी कहा जाता है। इन मेथड्स को हम एक एक करके नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स यानी कि जो भी अर्थ से हमको ओर्स मिलते हैं, उसे जो भी इम्प्योरिटीज़ मिलते हैं उसको रिमूव किस तरह से किया जाएगा, उसका सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है। उसके प्रिंसिपल किस बेसिस पे काम करता है उसको हम पढ़ेंगे। इन दिस प्रोसेस क्रश्ड ओर्स आर वॉश्ड बाय वाटर स्ट्रीम। इफ एन ओर इज डेंसर देन द गैंग पार्टिकल आर वॉश्ड अवे विथ वाटर स्ट्रीम एंड हैवी ओर रिमेन्स बिहाइंड। इस प्रोसेस में सबसे पहले जो ओर्स या गैंग जो भी हमको मिला है, अर्थ क्रस्ट से मिला है, उसे हम क्रश करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशराइज्ड पानी की धारा से हम उसको साफ करते हैं। अगर ओर की डेंसिटी ज़्यादा होगी गैंग से, यानी कि इम्प्योरिटीज़ से ज़्यादा हमारे पास ओर है, तो वो वाटर के साथ बह जाएंगे। कौन बह जाएगा, गैंग पार्टिकल्स बह जाएंगे। और क्योंकि ओर हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं किस तरह से काम करता है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक स्वॉप टेबल की हमको ज़रूरत रहती है, जहाँ पर ये ऐसे पाइप्स लगे रहते हैं और उसमें क्रश्ड पाइप्स डाला जाता है। ठीक है, ऊपर से ओर को क्रश करके डाल दिया जाता है और उसी तरफ से पानी का बहाव भी छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे ओर आता जाता है वैसे ही पानी का बहाव भी आता जाता है। जो डब्स यहाँ पर है, जो गड्ढे हैं, वो वहाँ पे जो ओर्स हैं, क्योंकि वो भारी है, वो वहाँ रह जाते हैं। और जो इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि रेत और मिट्टी जो हल्की होती है, वो पानी के साथ बह जाती है। ठीक है, इसमें कई तरह के ओर्स को रिफाइन किया जाता है, उनमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती है। जो ओर्स होते हैं टिन या लेड, इस तरह के जो ओर्स होते हैं उसको हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू हम साफ़ करते हैं, उनको एनरिच करते हैं। और इसको गोल्ड रिफाइनिंग में भी यूज़ किया जाता है। जितने भी सोना और गोल्ड हम माइन में से निकालते हैं, उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालने के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज़ किया जाता है। एनरिचमेंट ऑफ ओर में हमारा सेकेंड प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये किस बेसिस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। इस प्रिंसिपल की हमारे पास ज़रूरी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओर और जो इम्प्योरिटी है, ओर और गैंग है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जो ओर्स होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो अट्रैक्ट नहीं होती है। तो इससे हम मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं, यानी कि ओर और गैंग से ओर को हटा सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओर और गैंग जो भी हमको अर्थ क्रस्ट से मिला है उसे हम उस बड़े से फनल में या मेटालिक फनल में क्रश करके डाल देते हैं। ठीक है, इसमें डालने के बाद इसमें से धीरे धीरे करके नीचे आता रहेगा और एक मूविंग बेल्ट है। जब इसमें से दो बेस लगे हैं, एक इस तरफ और एक दोनों लेफ्ट एंड राइट में होगा। ठीक है, ये जो व्हील है इस तरफ लेफ्ट वाला वो मैग्नेटिक व्हील है। जो भी आयरन पार्टिकल्स होंगे वो इस तरफ आके उधर उसमें अट्रैक्ट हो जाएगा और वहाँ पाइल अप होता रहेगा। तो यहाँ पे क्रस्ट ओर डाला गया है यहाँ पे और इस तरह से आगे बढ़ता है वो। ठीक है, तो जो भी ओर्स हैं क्योंकि उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो उससे अट्रैक्ट होके यहाँ पाइलअप होते जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज़ है जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है वो नीचे गिरते जाएंगे। अगर और पार्टिकल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे तो वो उससे चिपकी रहेंगी और वहाँ तक चिपकी रहेंगी और वहाँ के बाद वो यहाँ
पाइलअप हो जाएंगे। जहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले सब्सटेंस है, वो यहाँ आके पाइलअप हो जाएंगे, और जो नहीं है वो नहीं चिपकेंगे, वो गैंग वहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट दी ओर्स फ्रॉम द गैंग्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें से कौन कौन से ओर्स को अलग कर सकते हैं? मैग्नेटाइट, क्रोमाइट और मैग्नीज ओर्स को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स में ओर्स से गैंग को हटाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रॉथ फ्लोटेशन। ये किस प्रोसेस? इस प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल। ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स को अलग करने का सेपरेशन प्रिंसिपल है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो पानी में मिक्स ना हो, जो पानी से अलग होता है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी में ईजिली डिसॉल्व हो जाता है। तो जो भी इस प्रोसेस में ओर और गैंग को अलग अलग करते हैं, उसमें ओर जो यूजुअली होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो मिक्स नहीं होता है, और हाइड्रोफिलिक होते हैं आपके इम्प्योरिटीज़ गैंग, जो बहुत आसानी से पानी में मिल जाते हैं। डायग्राम में हम समझ सकते हैं जल्दी से किस तरह से वो होता है। एक कंटेनर में पाइन, ऑयल और वाटर का मिक्सचर हम डाल देते हैं। इसमें ओर और गैंग जो भी हमें अर्थ क्रस्ट से मिला है उसे हम क्रश करके इसमें डाल देते हैं, और एक डालने के बाद जो गैंग है ये देखिए वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन जो ओर होगा वो वहाँ पे सस्पेंडेड रहेगा, वो फ्लोट करेगा और पाइन ऑयल के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाएगा। वो वाटर में नहीं जाएगा और क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, वो पाइन ऑयल में जाके चिपक जाएगा, ठीक है। ये जो रॉड है उसको नीचे वाला जो सिस्टम है जो तेज़ी के साथ घूमेगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही इसमें जाएगी जिसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और उनके बबल्स बन के ऊपर आ जाएंगे, फ्रॉथ बन जाएगा, झाग बन जाएगा, इसलिए इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन। जब ये झाग ऊपर बनेगा तो पाइन ऑयल जो है वो झाग के साथ साथ वो भी ऊपर आ जाएगा, और पाइन ऑयल में क्या मिक्स है? आपका ओर मिक्स है, तो इसलिए फ्रॉथ में ऊपर क्या आ जाएगा? ओस, और नीचे क्या आ जाएगा? गैंग आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों चीज़ अलग हो जाएंगी, और ऊपर जो फ्रॉथ है उसमें से हम ओर निकालेंगे और नीचे गैंग सेपरेट हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स में लास्ट है केमिकल रिफाइनिंग, या उसको लीचिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में केमिकल का यूज़ किया जाता है ओर और गैंग को रिमूव करने के लिए, ओर से गैंग को रिमूव करने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। ये किस बेसिस पे कहा किया, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ओर्स आर सॉल्युबल एंड गैंग आर इनसॉल्युबल। जो भी केमिकल यूज़ किया जाता है उसमें ओर सॉल्युबल होता है और गैंग इनसॉल्युबल होता है। ये मिक्स नहीं होता है, गैंग और या इम्प्योरिटीज़ मिक्स नहीं होता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है और ओर्स उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। लीचिंग इज़ डन इन प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल्स। लीचिंग को सिलेंड्रिकल वेसल में किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जो भी ओर होता है गैंग के साथ, उनको ओर में से मेटल सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद मेटल सॉल्ट्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर हमें ये जिंक सल्फाइड ZnS हमको दिया गया है, ये ओर है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में केमिकल डाला गया है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक सल्फाइड में डाला जाएगा तो रिएक्शन क्या देगा? ZnSO4 यानी कि जिंक SO4 ये एक सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट के साथ साथ हमको क्या क्या मिलेगा? H2O और सल्फर यानी कि वाटर और सल्फर मिलेगी यानी कि गैस। ये सॉल्ट ये इसमें से बाद में सॉल्ट से बाद में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिफाइनिंग का। ओर में से हम गैंग को रिमूव करते हैं, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तब हम देखेंगे ओर से मेटल किस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। रिएक्टिविटी जो सीरीज़ होती है उसमें जो सबसे नीचे वाले मेटल्स होते हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर से, ओके। तो सबसे पहले नीचे की तरफ जो मेटल्स होते हैं, जो सबसे नीचे होता है AU यानी कि गोल्ड, उसके ऊपर होता है यानी कि सिल्वर,
और ये तो बिल्कुल सबसे नीचे हमको मिलता है एक्टिविटी रिएक्टिविटी शेयर में। इसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम बिल्कुल फ्री स्टेट में हमको मिलता है। इनके अलावा जो नीचे की तरफ हमको मेटल्स मिलते हैं वो है Hg यानी कि Cu यानी कि मरकुरी एंड कॉपर। मरकुरी या कैपर जो है वो सल्फाइड्स के ओर में हमको मिलता है नेचर में। तो सल्फाइड और ऑक्साइड से किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम देख लेंगे। दीज मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव। ये जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। दी ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। जो इनका ऑक्साइड्स होता है उनको हम बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। थोड़ी सी बहुत कम हीटिंग करनी पड़ती है इन मेटल्स को और ये अलग निकल जाते हैं अपने ओर से। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं जैसे Hg यानी कि मरकरी, जब हम सिनेबार से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि HgS। जो मरकुरी सल्फाइड होता है ये और होता है मरकुरी का, जिसको हम कहते हैं सिनेबार। और सिनेबार किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जब रिएक्शन होगा इस तरह से होगा। ये है मरकरी सल्फाइड, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे, हीट करने के बाद हमको मिल जाएगा HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, गैस बन के बाहर निकल जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद जो हमें ये HgO मिला है, मरकरी ऑक्साइड मिला है, उसको हम लगातार हीट करने लगेंगे। ऑलराइट, थोड़ी सी और हीट करने से ये अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमको मरकरी के मॉलिक्यूल मिल गए और यहाँ पे ऑक्सीजन एज गैस बन के बाहर निकल जाएंगे। तो लास्टली हमको प्रोडक्ट क्या मिला, मरकरी का प्रोडक्ट मिल गया। सिमिलरली Cu2S कैन बी ऑब्टेन्ड। इसी तरह से कॉपर सल्फाइड भी हमको मिलता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। कॉपर सल्फाइड को भी इसी तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है, ये है कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड और 2SO2 जो सल्फाइड है वो गैस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। उसके बाद है 2CO2O जो कॉपर ऑक्साइड हमको मिला, उसको हम किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे, कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में ही हीट करेंगे। ओके, इसकी प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को जब हम साथ में हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉपर अलग मिलता है और सल्फर ऑक्साइड हमको यहाँ पर मिलता है जो अलग हो जाती है। इस तरह से जो लोअर एक्टिविटी के मेटल्स जो है जो एक्सट्रैक्ट किया सकते हैं, जो बिल्कुल हल्के से हीट की आवश्यकता होती है और उसे आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडल इन द रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज़, यानी कि जो एक्टिविटी सीरीज़ के जो बीच के जो मेटल्स होते हैं उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वो वाले मेटल्स हैं जो बहुत लो भी नहीं है, बहुत हाई भी नहीं है, लेकिन बीच के हैं। तो वो हैं आपके जिंक, आयरन और पीवी जिंक। ठीक है, तो दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनिस। जो भी ये मेटल्स होते हैं ये दो तरह के इसमें पाए जाते हैं, सल्फाइड ग्रुप में पाए जाते हैं और कार्बोनेट के ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू जो मेटल्स मिडिल में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के, उनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मेटल यूजुअली कैसे प्रेजेंट रहते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले उनको मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर उसको ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो दो तरह के रहते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सल्फाइड का देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड ओर्स। ऑलराइट, ओर्स में से किसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, मेटल सल्फाइड को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट है रोस्टिंग। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या किया जाता है, जो भी सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, बाय हीटिंग। बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई किया जाता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट अप्लाई किया जाता है
और इसी के थ्रू सल्फाइड ओर्स मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो एग्जाम्पल है, जिंक सल्फाइड को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बहुत हाई टेम्परेचर में हम हीट करेंगे उसको, और जब हीट करने के बाद हमको देगा जिंक ऑक्साइड देगा, यानी कि मेटल ऑक्साइड देगा, और रह जाएगा कि यहाँ पे गैस बन के ये निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल गया, ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड मिल गया। ये हमको किस में मिला है, सल्फाइड ओर से मिला है। अब बचा है कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर से हमको मेटालिक ऑक्साइड किस तरह से मिलेगा वो हम इसमें देख लेंगे। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल कार्बोनेट्स ओर्स। ठीक है, तो इसमें से हमको किस तरह से मेटल ऑक्साइड मिलेगा। तो इसका पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस और या लिमिटेड ऑक्सीजन। ओके, जो भी कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको हम ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनको हीट तो हम करते हैं लेकिन इन दी एब्सेंस या बहुत ही कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या तो होनी ही नहीं चाहिए या तो बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है, कार्बोनेट होता है CO3, तो इसमें पहले से ही ऑक्सीजन होते हैं, इसमें पहले से ऑक्सीजन की ज़रूरत, अलग से ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑक्सीजन के रिएक्शन किस तरह से होगा, सपोज हमें यहाँ पे जिंक कार्बोनेट दिया है, ZnCO3 दिया है, तो हमें जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर में हम उसको हीट करेंगे तो हमको मिलेगा ZnO मिल जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा गैस के थ्रू मिलके ऊपर अलग हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड हमको यहाँ पे मिलेगा। कैल्सिनेशन में हमको जिंक ऑक्साइड मिला है, और पहले वाले प्रोसेस में भी हमको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला। नाउ व्हेन वी हैव गॉट द मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इस तरह के प्रोसेस से हमको जब मेटल ऑक्साइड मिल जाता है उसके बाद हमको क्या करना रहता है, हमको अब सीधे मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट उसमें हमको देखना है कि मेटल ऑक्साइड अब हमको मिल गया है तो मेटल कैसे हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। हमको कार्बोनाइट और सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड मिल गया, अब मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल मिलना है। ठीक है, तो हमको जिंक ऑक्साइड हमको मिला है। ठीक है, अब इस ZnO का हम करेंगे रिडक्शन, यानी कि दोनों को अलग करेंगे, जिंक और ऑक्सीजन को अलग करेंगे। जो भी ये मेटल ऑक्साइड होगा उसमें से हम मेटल को अलग करेंगे रिडक्शन प्रोसेस से। इट मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिडक्शन प्रोसेस में कोई भी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसको हम अलग कर देंगे तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं, और इस तरह से हमको मेटल भी अलग मिल जाएगा। फॉर रिडक्शन वी यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन हम किस चीज़ से करेंगे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम रिडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन H2। कार्बन को यहाँ पर कोक भी कहा जाता है। इन तीन एजेंट्स के थ्रू हम रिडक्शन कर सकते हैं टू रिमूव द ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल। ठीक है, ये तीनों चीज़ ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और वो मेटल को अलग करके और जो ऑक्साइड है उसको अलग कर देते हैं। एग्जाम्पल है ZnO। जब हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से हमको जो जिंक ऑक्साइड मिला था, हम कार्बन के साथ उसको रिएक्शन करेंगे और जैसे ही कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलके अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑलराइट, तो इस तरह से हमको मेटल ऑक्साइड से हमको क्या मिल गया है, मेटल मिल गया है विद द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ऑलराइट, और हमको ये प्योर जो मेटल है वो मिल गया है। इसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ और जुड़ा हुआ नहीं है, ना सल्फाइड, ना कार्बोनेट, ना ऑक्साइड, कुछ नहीं है, सिर्फ हमको ये प्योर मेटल मिल गया है जो जिंक कहते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, लो हम और मिडिल वाले हमने देख लिया है, तो अब हम देखेंगे जो एक्टिविटी सीरीज़ के सबसे ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं, जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह के मेटल्स होते हैं। इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं,
These metals are highly reactive. These are not reduced with reducing agents. ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। हमने पीछे देखा था कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं। इन रिड्यूसिंग एजेंट्स के थ्रू हम रिड्यूस नहीं किया कर सकते हैं। तो इनको किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? These metals are extracted by electrolyte reduction from the molten state, यानी कि इनको इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शंस के थ्रू हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उस समय कौन सी स्थिति में रहते हैं, यानी कि पिघले हुए स्टेट में, पिघले हुए अवस्था में वो रहते हैं। पहले उनको पिघालते हैं, उसके बाद उसको इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl। सबसे पहले क्या किया गया, सोडियम ऑक्साइड को सोडियम क्लोराइड बनाया गया है। और फिर सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें हमको 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, डायग्राम से हम समझते हैं। यानी कि सोडियम को हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में सेकेंड में है सोडियम, ऑलराइट, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल है। डायग्राम से हम समझ लेंगे। ये एक रॉड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रॉड्स हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे, इस कंटेनर में या इस टम्बलर में डाल देंगे। उसके बाद सोडियम हमने जो ये कंपाउंड बनता कैसे, Na पॉजिटिव और Cl माइनस चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज होते हैं। Na ए इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अगर ये देता है तो पॉजिटिव चार्ज, और जो लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब ये इन दोनों रॉड्स में माइनस साइन जो होता है, नेगेटिव साइन होगा बैटरी का, उसको हम कहते हैं कैथोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव साइन होता है। तो उसमें हम जानते हैं कि जो भी ऑपोजिट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, तो जो उनकी बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी। किसकी? NaCl। किसके कारण? इलेक्ट्रिसिटी के कारण NaCl की बॉन्डिंग टूट जाएगी और जो Na पॉजिटिव है वो कैथोड में जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और क्लोरीन जो नेगेटिव है वो एनोड में अट्रैक्ट हो जाएगा और क्लोरीन गैस बनकर यहाँ से निकल जाएगी। तो हमें कैथोड में क्या मिलेगा? सोडियम। इसे हम कैथोड से कलेक्ट कर लेंगे। इसकी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यही कहा गया है कि मेटल डिपॉजिट एट कैथोड। जो भी मेटल होगा हमारे सोल्यूशन में वो कैथोड में जमा हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव में। और क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। लिबरेटेड यानी कि वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, वो एनोड में एनोड में अट्रैक्ट होके उसमें चिपक के वो बाहर चला जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ से होगा? लिबरेट होगा, एनोड से ही लिबरेट होके गैस बन के निकल जाएगा। फाइनली हमें मेटल मिलेगा कैथोड में, यानी कि हम रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो वाले मेटल्स और मिडिल वाले और टॉप वाले मेटल्स होते हैं, तीनों का एक्सट्रैक्शन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, स्टेप 2 है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं स्टेप 3, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमारा स्टेप 3 है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस वाइडली यूज्ड फॉर मेटल रिफाइन। जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो के थ्रू जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है जो किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ईजी मेथड होता है, इसलिए डायग्राम के थ्रू हम समझ लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें कॉपर को रिफाइन करेंगे, ठीक है, कॉपर यानी कि Cu, उसको हम कैसे रिफाइन करेंगे उसको हम समझ लेंगे। हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब उसको हमको रिफाइन करना है। तो प्योर कॉपर को हम कैथोड लेंगे या प्लेट लेंगे, ठीक है, कैथोड में लगाएंगे यानी कि नेगेटिव साइन की तरफ लगाएंगे, और एक लगाएंगे हम एक्सट्रैक्ट किया है यानी कि जिसको रिफाइन किया जाना है उसको हम एनोड में यानी कि पॉजिटिव साइन में हम लगाएंगे। ये कैथोड पर जो हमारी रॉड होगी या प्लेट होगी ये बिल्कुल बहुत थिन होगी, बहुत पतली होगी, और जो एनोड में जो प्लेट रहेगी वो बहुत थिक होनी चाहिए। उसके बाद जो दोनों कॉपर की रॉड जो होगी, जो प्योर होगी, एक प्योर होगी और एक इम्प्योर होगी, जिसको रिफाइन किया जाएगी। जो ये टम्बलर है उसमें एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन कौन सा है? कोई सा भी मेटल, कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर का ही सल्फेट सोल्यूशन यानी कि
होगा CuSO4, ठीक है, लिया जाएगा। कोई भी जिसका भी मेटल हमको रिफाइन करना है उसका सल्फेट सोल्यूशन इसमें टम्बलर में मिलाया जाएगा, ठीक। कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद दिया जाएगा स्विच, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा यहाँ पर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उसमें शुरू होगी, और उसके बाद एक बार जब इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाएगी, जो कॉपर है, जो एनोड पे जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। कॉपर Cu2+ या 2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी होगी 2 पॉजिटिव, चार्ज हो जाएगा 2 पॉजिटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर देगा, ठीक है। ये एनोड पे लूज कर देगा। जब कॉपर 2 पॉजिटिव है ये डिज़ोल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। जो भी ये सोल्यूशन है इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा ये कॉपर 2+, और जो पहले से सल्फेट सोल्यूशन है उसमें पहले से ही कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में, ऑलराइट, चिपक जाएगा कैथोड में। इसी तरह से एनोड पे जो 2 पॉजिटिव चार्ज ये एनोड से निकलता रहेगा प्योर कॉपर, और सोल्यूशन में जाके मिलता रहेगा, उसमें मिलता रहेगा, और सल्फेट सोल्यूशन में जो कॉपर है वो कैथोड में जाके अटैच होता रहेगा, ऑलराइट। इस प्रोसेस के दौरान जो एनोड वाली रॉड है वो धीरे धीरे बिल्कुल थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी, और कैथोड वाली थोड़ी सी मोटी होती जाएगी, ऑलराइट। अब जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहाँ पे सेडिमेंट होते जाएंगे, एनोड के नीचे सेडिमेंट होते जाएंगे, ठीक है। इसे एनोड मड भी कहा जाता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इन पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। व्हेन करंट पासेस थ्रू इट इम्प्योर मेटल डिजॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो भी इम्प्योर मेटल्स होता है, जो हमको एक्सट्रैक्ट करके जो हमको प्योर करना है, वो जाके डिजॉल्व हो जाती है मेटल्स इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, जो सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाती है। सेकेंड, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सोल्यूशन डिपॉजिटेड एट कैथोड, यानी कि जो एनोड से निकलते जो इसमें डिज़ोल्व हो जा रहा है वो तो उतना ही अमाउंट सोल्यूशन से कॉपर जाके कैथोड में अटैच हो जाता है। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इज कॉल्ड एनोड मड, ठीक है। और जो भी इम्प्योरिटीज़ इस मेटल में, जो एक्सट्रैक्टेड मेटल से हमको मिलती है, वो एनोड के नीचे सेटल होती है और उसको हम एनोड मड भी कहते हैं। बाकी और कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके इक्वेशंस किस तरह से बनते हैं, इसके रिएक्शंस किस तरह से बनते हैं, नेक्स्ट पेज में हम देख लेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में जो हमारे इक्वेशंस बनेंगे वो इस तरह से होंगे, जो भी रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा, ऑलराइट। तो एनोड में यानी कि जो पॉजिटिव साइन पे उसमें से जो कॉपर है वो डिज़ोल्व होगा सोल्यूशन में, यानी कि जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूज़ कर देंगे। उस पर एनोड क्या है, कॉपर वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा वो धीरे धीरे करके कहाँ पर आ जाएगा, कैथोड में आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स Cu2+ जो ये डिज़ोल्व होके कॉपर सोल्यूशन में, पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो सर्किट के थ्रू एनोड में से कैथोड में आ जाएगा, ऑलराइट। और उसके बाद कैथोड में क्या हो रहा है, जब कॉपर यहाँ से सोल्यूशन में जो ऑलरेडी कॉपर प्रेजेंट है उसमें से जब वो कैथोड पर अटैच हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, वो क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के अट्रैक्शन से होगा। जो भी कॉपर 2 पॉजिटिव है, जो भी यहाँ पर कॉपर है वो इस कैथोड में आएगा, और इसमें से एनोड में से जो पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होकर कैथोड में आ जाएंगे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर यहाँ पर हमको मिलेगा प्योर कॉपर, ठीक है। कैथोड पर हमको मिल जाएगा प्योर कॉपर। ये जो इक्वेशन यहाँ पर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से पूरा प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का ये इसमें से पूरा समराइज हो जाता है इस इक्वेशन में। तो इसको अच्छे से आप लिख लेना और उसको समझ लेना, ऑलराइट। जितना भी ये प्रोसेस है, अब चाहिए तो फिर से आप दोबारा से देख लेना। चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, इसके बारे हम चैप्टर पहले भी हम देख लेंगे, पढ़ चुके हैं, फिर से हम देख लेंगे। तो सरफेस ऑफ सम मेटल्स आर करोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। जब कोई मेटल बहुत लंबे समय तक नमी के ऐसी एयर जिसमें
वाटर वेपर प्रेजेंट है, नमी है, उसमें कांटेक्ट में रहता है, बहुत लंबे समय तक एक्सपोर्ट रहता है, तो वो ख़राब हो जाता है यानी कि गलने लग जाता है। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। ठीक है, सिल्वर जो है, जो चांदी है, आप देखिए होंगे कि जो ज्वेलरी होती है वो अक्सर ब्लैक हो जाती है क्योंकि वो नमी में जब कांटेक्ट रहते के साथ जब कांटेक्ट होती है तो वो ब्लैक हो जाती है। कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, जो नमी वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कॉपर रिएक्ट करती है तो वो थोड़े से हरे रंग के हो जाते हैं, एक ग्रीन कोट की हो जाती है जिसको हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जो लोहे है, आयरन है, जब वो किसी नमी वाले एयर के या मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस जम जाता है जिसको हम जंक बोलते हैं। ऑलराइट, इन तीनों पॉइंट्स में हम क्या समझते हैं कि जो भी कोरोजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मॉइस्ट एयर की वजह से हो रहा है। ठीक है, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट एयर। ठीक है, यानी कि मॉइस्चर, यानी कि जो करोजन है उसके लिए होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, एक हवा होनी चाहिए और एक नमी होनी चाहिए। अगर कोई मेटल सिर्फ एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो करोड नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा, या तो फिर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में होगा तो वो करोजन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मेटल इन दोनों के कांटेक्ट में आता है तो वो करोजन ज़रूर होगा। करोजन जो मेटल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़राब कर देता है और उससे हमको बहुत लॉस होता है। तो उसके तरीके होते हैं कि किस तरह से हम करोजन को बच सके, करोजन से बच सकें। द करोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। जो भी करोजन है वो इनके थ्रू हम हो सकता है, इन मेथड्स के थ्रू हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंटिंग के थ्रू, ऑयलिंग के थ्रू या ग्रीस के थ्रू हम जो भी पेंट कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं या ग्रीस लगा देते हैं तो एयर और मॉइस्चर उसमें एंटर नहीं करते, उनके कांटेक्ट में नहीं होते हैं। इसी तरह के कुछ प्रोसेस है, गैल्वनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। जो जनरलाइजेशन में यूजुअली ये सिमिलर है। कौन कौन से? गैल्वनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग। ये तीनों चीज़ ऑलमोस्ट एक ही है। ठीक है, गैल्वनाइजेशन में क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, तो यूजुअली ये होता है कि इन तीनों प्रोसेस में, गैल्वनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग में हम जो भी मेटल्स हैं उसके ऊपर कौन सी परत लगा देते हैं? जिंक की परत हम लगा देते हैं, एक कोट देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, इसके थ्रू वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, जिंक की थिन लेयर बहुत ज़रूरी होती है। क्रोम प्लेटिंग में भी थिन लेयर चढ़ाई जाती है और एनोडाइजिंग में भी एल्यूमिनियम की थिन लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, गैल्वनाइजेशन में जिंक, क्रोम प्लेटिंग में क्रोम और एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की थिन लेयर चलाई जाती है। ठीक है, ये तीनों मेथड सेम है, बस जो लेयर है वो अलग अलग होती है, जिंक, क्रोम और एल्यूमिनियम। अब बात आती है एलॉयज़ की। एलॉयज़ क्या होते हैं? हमने पहले भी पढ़ा है, इट इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जो एलॉयज़ होते हैं वो मिक्सचर होते हैं या तो दो मेटल्स के या तो फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है वो। मेटल और नॉन मेटल का फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, आयरन और कार्बन को मिलके हम एक एलॉय बनाते हैं। स्टील को जब हम आयरन, निकल और क्रोमियम को मिलाते हैं तो हमको स्टील मिलता है। ठीक है, और कॉपर और जिंक को जब हम मिलाते हैं तो ब्रास मिलता है, और कॉपर और टिन को जब हम मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज हमको मिलता है। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये आयरन में हमने मेटल या नॉन मेटल मिला देते हैं। जैसे आयरन के साथ नॉन मेटल मिला है, 0.05% मिला है, वो नॉन मेटल है। और क्यों मिला है? ताकि करोजन से बच सके। स्टील में जैसे कि आयरन, निकल एंड क्रोमियम, इन तीनों को हम मिक्सचर किया है तो उसमें करोजन से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, आयरन ये बहुत ही आसानी से इसमें रस्टिंग हो जाती है, लेकिन जब हम उसको एलॉय बना के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम
जो करोजन है वो मेटल्स में होने से रोक सकते हैं गैल्वेनाइजेशन, एलॉय और इन सब मेथड से। तो इसी के साथ हमारा ये 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं पीडीएफ भी इसी के साथ अपलोड कर दूँगी इस चैप्टर के साथ। तो आप साथ साथ में ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या क्लासरूम के कमेंट में ही मुझसे पूछ सकते हैं।